कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, क्या हम ये कोशिश करते हैं कि मैं पंजाबी हूँ तो मेरे को पंजाबी डॉक्टर चाहिए, मैं राजपूत हूँ तो मुझे राजपूत डॉक्टर चाहिए? उस वक़्त हम ये कहते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर चाहिए जो हमारी ज़िंदगी बचा सके, हमारी बच्चों की या किसी की भी मरीज़ की बचा सके। तो इसी तरह ये लीडर भी ऐसे ही होना चाहिए, जो लायक है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक विज़न रखता है। आजकल के लीडर्स को अगर हम पूछें कि आपका विज़न क्या है, तो उनको तो विज़न नहीं पता क्या होता है। आपने कैची को हाथ में पकड़ाया है, कोई खास डील हुई है आने वाले इलेक्शन के लिए या कैसे है? मतलब विधानसभा में आप कैसे साझेदारी में लड़ेंगे या क्या होगा? मुझे इस बात का दुख रहा कि विपक्ष को हमेशा हम दबाने की कोशिश करते रहे। विपक्ष हेल्दी होना चाहिए। अगर आप अटल बिहारी जी की देख लें या इंदिरा गांधी जी की देख लें, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह जी, जिनकी भी हम देखें, विपक्ष को एक सम्मान के साथ देखा गया ताकि आपको प्रश्न करने वाले रहने चाहिए बीच में। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे भिवानी में मौजूद हैं और मेरे साथ फ्रेम में जो आप हस्ती देख रहे हैं, शायद पहचानते होंगे शक्ल से, शायद ही कोई इंसान होगा जो इनको ना जानता हो, खासकर हरियाणा में। और बड़े उद्योगपति हैं और आजकल राजनीति में भी हैं, बहुत साल से हैं। हालांकि देश का दुर्भाग्य ही कहूँगा, हरियाणा का दुर्भाग्य कहूँगा कि वो मौका इनको नहीं मिल पाया। तो कुछ एक मुद्दे हैं उन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और आजकल जो चल रहा है हरियाणा में माहौल, उस पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कुछ एक जो सवाल हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस छोटे से चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैनल है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप निष्पक्ष होकर ये काम कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में बहुत आगे बढ़े, यही आशीर्वाद है। नीलम जी, सबसे पहले तो अपनी सेहत के बारे में बताएं और अग्रवाल जी कहाँ हैं आजकल, उस बारे थोड़ा बताएं। जी, ऐसा है कि हम लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं और एज फैक्टर जो होता है वो माइंड में भी नहीं आता, क्योंकि वर्किंग है, हम लोग काम करते हैं। आज भी हमारे बिजनेसेस हैं जो हम खुद संभालते हैं, देखते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी डॉटर इन लॉज हैं 2, वो सभी लोग काम करते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी एक्टिव लाइफ हम लोग अपने काम को भी दें और देश को भी दें। तो सुदेश अग्रवाल जी जो हैं वो इस वक्त गुड़गांव में हैं और अपने उस साइड में भी प्रचार में भी व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं। हम 2 अलग अलग लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, तो हम अलग अलग क्षेत्र को संभाल के बैठे हैं और हमारा यही एक मकसद है कि अच्छे और सही पार्टी और सही कैंडिडेट को आगे बढ़ाएं ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं राहत मिल सके और सुख मिल सके। नीलम जी, कुछ दिन पहले ही आप आए हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में ऐसा क्या खास देखा, जबकि पार्टियां तो और भी हैं, फिलहाल बीजेपी एक अच्छे रोल में है, तो कैसे आपका कांग्रेस में आना हुआ, क्या देखा? ये कुछ दिन की बात नहीं है। हम 2019 में भी हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, लेकिन कई बातों पे जो नहीं चल सका तो थोड़ा साइलेंट हो गए थे जी। तो अभी जब हुड्डा साहब के साथ हमारी बातचीत हुई, आजकल की राजनीति देखी गई, बीजेपी का पिछला 10 साल का इतिहास देखा गया, तो उस हिसाब से हमें लगा कि मैं स्टेट की राजनीति करती हूँ, तो मुझे स्टेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हुड्डा साहब का साथ देते हैं तो यहाँ एक बोलने की आज़ादी और एक अगर कहीं पद मिलता है तो वहाँ काम करने की भी आज़ादी मिलेगी, कोई बांध के नहीं रख सकेगा। और हम लोग, मैं कहूँगी, वर्कोलिक हैं, हम बैठ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है, साथ देने का वादा भी किया है, तो मुझे लगता है कि हमने सही दिशा पकड़ी है। आप पेशे से एक, मैं उद्योगपति ही कहूँगा, और एक अच्छी खासी आपकी लग्जरी लाइफ है, मतलब आमतौर पे लग्जरी लाइफ ही जीते हैं जो उद्योगपति होते हैं, तो इस फील्ड में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन सी चीज़ थी जो आपको राजनीति में लेके आई? मेरे पति हरियाणा के हैं, तो उनकी शुरू से ये इच्छा रही है कि जब हम किसी लायक हो जाएंगे तो
तो हम अपने देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए अपनी एक्टिव लाइफ देंगे। हम रिटायर्ड लाइफ नहीं देंगे कि आज हमने पैसा कमा लिया है और हम बहुत सुख शांति से रह रहे हैं तब हम जाएं। तो ये शुरू से ही मैं सुनती आई जब से मेरी शादी हुई थी कि हम कुछ सालों के बाद जब हमारा इस लेवल तक आ जाएगा हम अपने देश में जाके और अपने क्षेत्र का विकास करने की चेष्टा करेंगे। मेरे बच्चे तब स्कूल में पढ़ते थे जब हम लोग यहाँ आ गए थे। हमने यहाँ पे समाज सेवा शुरू की 2002 में जी। और 2009 में हमें पार्टी का गठन करना पड़ा क्योंकि हम किसी ऐसी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे थे कि हम राजनीति को बदल सकें। क्योंकि इस वजह से हमने पार्टी फॉर्म की, समस्त भारतीय पार्टी, जिसका शुरू से गठन करने के बाद मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एक अच्छा मुकाम भी पाया। मैं नहीं समझती कि हम लोगों को कहीं नुकसान हुआ इस बात का, क्योंकि एक बाहर रह के और आकर इतनी पहचान बनाना सबसे बड़ी एक मुश्किल काम होता है। और पहचान भी एक अच्छी पहचान, एक गलत पहचान भी बनती है, एक अच्छी पहचान भी। और मेरा ख्याल है कि लोगों में एक बहुत अच्छी पहचान है हमारी कि ये सही और अच्छे और काम करने वाले लोग हैं। और आने वाले समय में हम बहुत अच्छी अपनी योग्यताओं के साथ, संसाधनों के साथ हम लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। जो जनता देखेगी कि सही लोग आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पे। नीलम जी, आप लगातार रावदान सिंह के साथ घूम रहे हैं और भी कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो अगर हरियाणा के मूड की बात करें तो क्या लगता है आपको, कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत रही है? मैं उनके साथ घूम रही हूँ यहाँ पे। हम सुबह से शाम तक उनके साथ रहे हैं और उनका जो व्यक्तित्व देखा। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि उनकी कैंपेनिंग से पहले मैं पर्सनली उनको मिली थी, जिससे मैं जानना चाहती थी कि एक जो प्रत्याशी का मैं सपोर्ट करने जा रही हूँ वो किस लेवल के हैं, कैसे हैं, मैं समझ सकूँ। अगर कहीं कमी हो तो हम लोग फिर उनको बताएंगे भी ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मुझे उनमें कोई कमी नज़र नहीं आई। वो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड और समझदार हैं, और मैं कहूँगी जनता के बीच से उठे हुए हैं। वो जनता की परेशानियाँ जानते हैं कि वो किस तरह से उनको मुश्किलें आती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इनका साथ देना चाहिए। और मैं जब से इनके साथ घूम रही हूँ दिन प्रतिदिन उनके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ी है। और मैं चाहती हूँ कि ये विजयी हो, क्योंकि आज काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हम लोग बहकावे में आके ना डालें, क्योंकि 5 साल जनता के बर्बाद होते हैं, नेता के बर्बाद नहीं होते। और मैं चाहती हूँ कि धान सिंह जी अच्छी वोटों से जीते, ताकि लोगों में उसके बाद उनको ये लगेगा कि एक अच्छा लीडर आया है हमारे बीच में। आज यहाँ देखें सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर, पानी की, आज भी गांव में जाओ औरतें पानी के लिए तरसती हैं, सिर से उठा के लाती हैं। तो आज हमारा देश, हम कहाँ कहते हैं कि हम तरक्की कर गए हैं, कहाँ कहते हैं कि शिक्षा अच्छी हो गई है। हमारे बच्चों का उस लेवल की एजुकेशन नहीं है कि उनको अच्छी कंपनीज में रखा जा सके। तो ये हर चीज़ उन्होंने इम्प्रूव करने का वादा किया है। समय लग सकता है लेकिन होगा ज़रूर। तो इसलिए मैं उनके साथ घूम रही हूँ। और आपको बताऊँ कि अगर कितनी सीटें आएंगी तो मेरे मन में तो यही है कि 10 की 10 आनी चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है, उनके फैसले हैं, कहीं झुकाव है, कहीं इस बार जनता का मुझे लग रहा है कि ये एक कैंडिडेट टू कैंडिडेट कॉन्टेस्ट नहीं है, ये सरकार और जनता का चुनाव लग रहा है। मुझे जनता इस बार मन बना चुकी है और कांग्रेस की वेव मुझे दिखी है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कांग्रेस में आई हूँ। मैंने गांव में जाके उनको, लेडीज़ को भी सुना है और मैंने बेटियों के लिए से भी सुना है। हर किसी ने मुझे कहा है कि मैम इस बार मन बनाया, बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, पक्का बदलाव होगा। अब कोई सा भी बड़ा लीडर आ जाए, कोई सा भी ऐसा बहकावा आ जाए, हम बदलने वाले नहीं हैं। तो मैं काफ़ी उम्मीद करती हूँ कि भारी वोटों से सब विजयी होंगे। जी जी।
आपने परिवर्तन तरह का कुछ थीम के साथ आपने अपनी पार्टी शुरू की थी, जितना कि मैं याद आ रहा है मुझे। काफ़ी आपने प्रोग्राम्स भी किए गांव में, और आज भी कुछ एक जगह आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं कैंची के निशान के साथ। तो आपने कैंची को हाथ में पकड़ाया है, कोई खास डील हुई है आने वाले इलेक्शन के लिए, या कैसे है? मतलब विधानसभा में आप कैसे साझेदारी में लड़ेंगे या क्या होगा? देखें, डील ऐसी कुछ नहीं हुई है। हम लोग डील में विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ आप मुझे ये देंगे तो मैं ये करूँगी। हम लोगों ने बिल्कुल एक विश्वास दिया है उनको, और उन्होंने हमको विश्वास दिया काम करने का है। मैंने ऐसा कोई भी डील नहीं किया कि आप मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे। अगर ऐसा होता तो शायद मैं बहुत कुछ कहती कि मुझे ये सीट और वो सीट। हमारी आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छे काम करने की मैं कहूँगी डील हुई है कि हम उनको बहुत अच्छा काम कराएंगे, और हम पूछेंगे भी उनसे कि ये काम के लिए आपने वादा किया था, आपने घोषणा पत्र दिया था, वो काम ज़रूर पूरे होने चाहिए। मैं जनता के साथ हूँ और मैं जनता की ये मांगें ज़रूर पूरी कराऊंगी, क्योंकि आज हमें डील की ज़रूरत नहीं है, अपने अच्छे कामों करने की ज़रूरत है। नीलम जी, 1 मिनट के लिए अगर पॉलिटिक्स को साइड में रख दें, कांग्रेस को, बीजेपी को, तो नरेंद्र मोदी के कौन से काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो इन्होंने अच्छे किए 10 साल में? इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छे काम मैं सोचूं कि अगर मुझे जैसे सुनने में मिलता है 370 का कोई धारा 370 ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं सच बताती हूँ, और ना अभी तक ऐसा कुछ लागू हुआ है वहाँ। अगर हम कहें महिला आरक्षण, ये खाली एक बोल दिया गया है, अभी तक महिला आरक्षण का आसपास भी नहीं है। जनता को भ्रम में रखना और भ्रम रख के आगे फैलाना, मुझे सोचना पड़ रहा है कि, और मुझे इस बात का दुख रहा कि विपक्ष को हमेशा हम दबाने की कोशिश करते रहे। विपक्ष हेल्दी होना चाहिए। अगर आप अटल बिहारी जी की देख लें, या इंदिरा गांधी जी की देख लें, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह जी, जिनकी भी हम देखें, विपक्ष को एक सम्मान के साथ देखा गया, ताकि आपको प्रश्न करने वाले रहने चाहिए बीच में। हमेशा हम गाली गलौज और इस तरह से गारिमा ख़त्म कर दी गई है आज विपक्ष की। तो मुझे बहुत जगह पे ऐसे लगा कि एक व्यक्ति केवल अपने आप को पॉपुलर करने में कि मैं ही सब कुछ हूँ, इतना सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं यही चाहूँगी कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो हर पार्टी के लोग, हर किस्म के लोग उसको अपना प्रधानमंत्री माने। एक स्पेशल पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है वो, हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं। ये गारिमा रहनी चाहिए, शब्दों के इस्तेमाल की गारिमा रहनी चाहिए, जो मुझे कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। मैम, आप फिलहाल कांग्रेस में हैं, और वैसे भी आमतौर पे ज़मीनी स्तर पे जब हम जाते हैं लोगों के बीच, तो कुछ एक है ना, मतलब गुपचुप सी आवाज़ें ऐसी आती हैं। लोग ये बोलते हैं कि अगर मोदी जी अब फिर प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन होना बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस तो इस चीज़ को प्रचार ही, मतलब रोज़ाना ही ऐसा प्रचार कर रही है, तो ऐसा क्यों लगता है कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, कानून? क्योंकि ये बात बोली गई है, पीछे उन्होंने इस तरह की बात की थी, और कुछ ऐसे शुरू भी हो गया था कि शायद नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री के इलेक्शन ना किए जाएं, तो ये और आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ये बोला है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि मैं आरक्षण में विश्वास नहीं करता हूँ, सबको समानता के साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये देखें, हमारे अगर संविधान में दिया गया है तो बाबा साहब ने बहुत स्टडी करके, बहुत सोच समझ के, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये संविधान में लिखा गया और बनाया गया था कानून। अगर हम उन्हीं को बदलने लग गए तो हमारी बहुत सी ऐसी जनरेशन्स हैं, हमारी ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो तकलीफ़ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें खतरा तो है, क्योंकि आज अगर हम पिछला इतिहास 10 साल का देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मीडिया हो गया या कानून व्यवस्था हो गई, इसको कंट्रोल कर लिया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये आज़ाद होता है बिल्कुल, और ये कुछ भी करे
ये इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंसान को आज बोलने की नहीं रही है, सही मैसेज नहीं जनता को मिल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात इस भय है इस बात का, जिसकी वजह से लोग आज ये थोड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। उनको विश्वास होना चाहिए कि संविधान इतनी आसानी से नहीं बदला जाता। तो ये सब बातों की वजह से जनता थोड़ा भय में है। राजनीति जो रही है अब तक की राजनीति शुरू से लेके आज तक, आप किस शख्सियत से प्रभावित हैं? कोई राजनीतिक हस्ती जिससे आप प्रभावित हैं, जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं? जब हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, आज आपने बड़ा मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं अपने भाषण में एक बात कहा करती थी कि आज हमारी फिल्मों में भी रोल मॉडल है, हमारा क्रिकेट में भी रोल मॉडल है हमारे, लेकिन राजनीति में अगर हम कहें तो वो रोल मॉडल आज ख़त्म हो चुके हैं। जैसे सरदार पटेल, महात्मा गांधी और बड़े लीडर्स हुए हैं, और इंदिरा गांधी भी मैं उस लेवल में समझती हूँ। आज हम सोचें कि कांग्रेस को जब ये मिला था देश आज़ादी के बाद, तो उसमें कुछ भी नहीं था, लाइट नहीं थी, टेलीफोन्स नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, बहुत पिछड़ गया था, बहुत तकलीफ़ों में था। उससे आज तक अगर हम सोचें 2014 तक, तो बहुत कुछ मिला है हमारे देश को, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए, एक दूसरे के कामों को आगे बढ़ाते हुए हमें साथ लेके चलना ही हमारी राजनीति का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मैं कहती हूँ कदम होगा, जो आज ख़त्म होता जा रहा है। अगला सवाल ये मैम कि आप कांग्रेस में हैं, तो आगे जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, तो कहीं से दावेदारी प्रस्तुत करेंगे आप? कहीं से टिकट की चाहवान हैं? कहीं से? मैं कर्मों में विश्वास रखती हूँ। मैं कर्म ऐसे करना चाहती हूँ कि अपने आप टिकट देने वाले ये सोचें कि ये यहाँ पे अगर आएंगे तो ये काम करेंगे। मैं ऐसा कोई दावेदारी नहीं करना चाहती हूँ। कहीं से भी जहाँ अगर हुआ उनको लगा तो वो कह सकते हैं, और मैं चुनाव लड़ने को भी तैयार हूँ। अगर वो कहें किसी की सपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगी कि हम लोग काम करके ये प्रूव करना चाहते हैं कि राजनीति में एमएलए क्या होता है। एमएलए बनना इतना आसान नहीं होता, और अगर वो पोस्ट मिलती है तो जनता ये महसूस करे कि हमारा एमएलए कैसा है। इतना मैं जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। और हमने जब पार्टी बनाई थी तो हमारे अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी ने हमारी क्लासेस ली थी कि एमएलए की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उनको काम करना होगा चुनाव जीतने के बाद। धन्यवादी दौरों को उन्होंने बंद करने को कहा था। वो कहते थे जब पब्लिक का काम होने लगेगा तो धन्यवाद अपने आप होने लगेगा। 5 साल बहुत कम अवधि होती है। हमें जनता के बीच में रह के उनको 5 साल में ये प्रूव करके दिखाना है एक एमएलए कैसा काम कर सकता है। तो ऐसी बहुत सी ख्वाहिश है हमारी कि अगर हमें ये पार्टी या हमारे जो भी टिकट देने वाले आला कमान अगर हमें टिकट देते हैं तो वो संतुष्ट होंगे इस बात से कि ऐसे भी लीडर्स आए हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, लॉस नहीं किया। इसके लिए हमारा पेट भरा हुआ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम देश को देने आए हैं, लेने कुछ भी नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले गिरफ्तारी जो हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? उस पर आपका कमेंट जरूर चाहूँ। देखें, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और दिल्ली जैसी जगह में उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, उन्होंने वो काम करके दिखाए। मैं शिक्षा को बहुत महत्व देती हूँ, हमारे परिवार में भी शिक्षा का बहुत महत्व है। तो उन्होंने शिक्षा का जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होने चाहिए जिसमें आम गरीब का बच्चा पढ़ सके, और किसी हद तक बिल्कुल फ़ीस नहीं होनी चाहिए ताकि एक लिमिट तक वो बच्चा उस परिवार का पढ़ जाए। तो वो चीज़ें उन्होंने करके दिखाई। मैंने दिल्ली में उनके स्कूल्स देखे, जो आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि अच्छे स्कूल के बच्चे, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उसमें आके पढ़ना चाहें, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। अगर वो बिजली देते हैं, अगर वो पानी देते हैं जो आज ज़रूरत है,
लोगों को कोविड के टाइम में मुझे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि मैम हमारे पास इनकम नहीं थी और हमारी बिजली फ्री थी, ये था तो हमारे पास काफ़ी पैसे बचे जो हमें शायद पूरे देने पड़ते। मुझे लगता है कि उनकी ग्रेट थॉट है और उनको इस तरह जेल में डालना, इस तरह से बिना प्रूफ होते हुए, एक दुख लगा है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आज बाहर आए हैं तो मुझे बहुत विश्वास है कि वो बहुत कुछ करेंगे और आने वाले समय में मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छे काम वालों के साथ हम हमेशा साथ हैं उनके। तो नीलम जी ने भिवानी के लिए क्या सोचा है? अगर कल को ऐसी पावर मिलती है कि आप कुछ कर सकें भिवानी के लिए, तो भिवानी में क्या काम आपको लगते हैं जो सबसे पहले आपको करने हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई का बहुत बुरा हाल है। दूसरा मैं कहूँगी बेरोज़गारी का। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति का बच्चा बाहर नहीं जा सकता। कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप अपने साथ ले जाएं, लेकिन पूरी भिवानी के बच्चे या हरियाणा के बच्चों को नहीं ले जा सकते। आज भी बहुत से बच्चे हमारे वहाँ काम कर रहे हैं जो उच्च पोस्ट के लिए कामयाब हैं। तो मैं चाहती हूँ यहाँ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए हमने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। हम यहाँ पे कैसे रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं, हम लघु उद्योग लगा सकते हैं, हम लोगों को इजी फंड्स दिलवा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर एक चक्की भी लगा दी जाए तो शायद 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग तो काम करेंगे। तो अगर वो पैसा कमाएंगे, एक तो गलत जगह उनका दिमाग नहीं चलेगा, एक उनके घर पे खुशहाली आएगी, रोटी बनेगी। तो ऐसे कई चीज़ों के प्लान्स हैं हमारे पास। सौंदर्यकरण किया जाएगा, अच्छी मार्केट्स बनाई जाएंगी। यहाँ पे लोगों को, आज हम हिसार जाएं या कहीं और जाएं तो हमें अच्छा फील होता है, इससे बेटर ही है। यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और क्यों नहीं मिल रहा ये शायद आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। इसीलिए मेरे ये मन है कि मैं अगर मुझे यहाँ का जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो ऐसा बहुत कुछ करके दिखाया जाएगा जो लोग उम्मीद कर रहे हैं आज हमारे यहाँ से। नीलम जी, जब चुनाव की बात आती है और जब उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है लगभग, तो लास्ट में जातीय समीकरण बड़े मतलब चर्चा का विषय बनते हैं। तो आप मतलब जो जातिगत जो बातें हैं उनको कितना मानते हैं मतलब इलेक्शंस में? ये सबसे बड़े दुख की बात है कि हम ऐसे टाइम में, जब एक सही व्यक्ति को लाने का टाइम है, हम ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ इसकी बहुलता है, ये राजपूत ज़्यादा है, ये बनिया ज़्यादा है, या और भी लगा लीजिए जातियों का। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखती हूँ। आज अगर मैं बनिया हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं जब सड़क अगर बनाने का आएगा तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि खाली बनिया के घर के आगे सड़क बने या हर एक आगे भी सड़क बनेगी तो पूरी सड़क बनेगी। अगर शिक्षा का कोई केंद्र हम स्थापित करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, उसमें हर जाति का बच्चा पढ़ेगा। वो अगर हम पानी की व्यवस्था करेंगे तो वो हर घर में साफ़ सुथरा पानी जाएगा, जो आज ज़रूरत है। लोग यहाँ पे खड़े होकर धरनों में बैठे हैं जहाँ काला और गंदा पानी आ रहा है और उनको पीने के लिए वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जब किया जाता है तो ये जातीय समीकरण नहीं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के जरिए कि जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, क्या हम ये कोशिश करते हैं कि मैं पंजाबी हूँ तो मेरे को पंजाबी डॉक्टर चाहिए, मैं राजपूत हूँ तो मुझे राजपूत डॉक्टर चाहिए? उस वक़्त हम ये कहते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर चाहिए जो हमारी ज़िंदगी बचा सके, हमारी बच्चों की या किसी की भी मरीज़ की बचा सके। तो इसी तरह ये लीडर भी ऐसे ही होना चाहिए, जो लायक है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक विज़न रखता है। आजकल के लीडर्स को अगर हम पूछें कि आपका विज़न क्या है तो उनको तो विज़न नहीं पता क्या होता है। तो जो मैं चाहती हूँ कि जनता ऐसे लोगों को चुने जो एक सोच रखते हों कि मैं ये बदलाव लेके आऊँगा। चाहे एक ही लेके आए, वो लाके दिखाएं अगर जनता से वादा किया है। तो अगर ऐसा होगा तो आप देखना आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा। एक पहल हुई तो हर जगह ये ऐसा चलने लग जाएगा। बीजेपी का और जेजेपी जो पार्टी रही, जो सहयोगी पार्टी थी हरियाणा में, उनका लगातार है ना विरोध हो रहा है काफ़ी जगह पे। और उनके जो नेता हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, तो उनका ये आरोप होता है कि ये विरोध जो हो रहा है ये कांग्रेस ही कर रहे हैं, कांग्रेस ही करवा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जो किसानों के साथ हुआ,
किसान कोई हमारे दुश्मन नहीं है। आज हम अगर कुछ अन्न खा रहे हैं या हमारे जो खून बन रहा है शरीर के अंदर, वो उन्हीं का दिया हुआ है कि हम भोजन खाते हैं तो हम अपने काम के लिए निकलते हैं। अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो हम रास्ते में कीलें बिछा दें या हम वहाँ बुलडोज़र लेके खड़े हो जाएं या हम उनको किसी तरह से नुकसान पहुँचाएं, गोलियां चलवाएं, तो ये सबसे बड़ा क्राइम होगा। और ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो किसानों की नहीं की गई। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो हमने वादा किया था घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया था, वो नहीं पूरा किया गया। वोट तो ले ली गई और आज इसीलिए वहाँ उनका हर जगह विरोध हो रहा है। ये वो किसान के घर के लोग चले गए हैं, वो आज हर किसान इस बात से दुखी है और काले झंडे दिखाई जा रहे हैं। और दुष्यंत ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अब जाके बीजेपी को ज्वाइन कर दिया। और जो लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट उसको जिताया था तो उनको इस बात से काफ़ी दुख हुआ है। ऐसे बहुत सी गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से उनका विरोध हो रहा है। और बीजेपी का तो मैं कहूँगी कि अब देखें कब तक ये चलेगा। ये पुराना बोला हुआ जब पूरा नहीं हो रहा तो जनता अपने आप विरोध करेगी। आप एक महिला हैं और आज़ादी से लेके अब तक महिलाओं के साथ क्या हो पाया, महिलाएं कहाँ खड़ी हैं? महिला उत्थान की जो बातें होती हैं वो हकीकत में सही हैं, मतलब वहाँ तक महिलाएं पहुँच पाई या फिर वैसे राजनीति में सिर्फ बातें हैं? मैं महिला हूँ और मैं ये कहूँगी कि अगर महिला कहीं जो आज सक्सेसफुल हुई हैं वो अपने बलबूते पे हुई हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सरकार ने कुछ योगदान दिया होगा। वो अगर परिवार ने साथ दिया या अपने उनमें खुद में क्षमता थी तो वो बहुत आगे बढ़ी और उन्होंने बड़े ऊंचे मुकाम पाए। हमारी प्रधानमंत्री भी थी, महिला रही हैं और बड़े बड़े मंत्री पद पे महिलाएं बैठी रही हैं। हमारे चंद्रयान तक जाने वाली भी महिला रही हैं। तो उस वजह से अगर मैं कहूँ तो वो उनके खुद की एफर्ट्स थी, सरकार का ऐसा कोई योगदान नहीं रहा। आज जो हमारे पार्टी जो बीजेपी पार्टी ने सबसे बड़ा स्लोगन दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उन्होंने दिया, मैं कहती हूँ कि कहीं तक बहुत फेल हुआ है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुराचार किया गया, लड़कियां आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, बाहर निकलने में मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो कि जनता तक पहुंचने भी नहीं पाती हैं। ऐसे मेरे बहुत से डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि हॉस्पिटल में किस कंडीशन में एक लड़की को लाया जाता है। तो ये चीज़ें दुख की बात है। सुरक्षा में तो आज हमारा देश बहुत पिछड़ गया है। घर से बाहर जाते हुए वापस आना कितना मुश्किल है। ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सब चीज़ों को आने वाले समय में सही होना चाहिए। तो आपने इतना वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। और मैं अंत में ये ज़रूर चाहूँगा कि आप एक मैसेज, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो वोटर्स हैं, इलेक्शन सर पे हैं, तो एक मैसेज ज़रूर चाहूँगा आप उनके लिए छोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये कहूँगी कि एक यंग जनरेशन इस लाइन में आई है और बहुत सच्चाई के साथ ये दिखा रहे हैं, जो कि आज मीडिया बहुत दब गया है किसी न किसी कारण से। तो आप सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। और संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि ये चुनाव का समय है, उसी प्रत्याशी को चुनिए जो आपका भविष्य 5 साल के लिए सही कर सके, जो आपकी गलियों को सही कर सके, पीने वाले पानी को सही कर सके, आपकी ज़रूरतों को बैठ के सुने और केवल उसी का वोट डालिए। किसी की तरफ मत देखिए, किसी तरफ मत जाइए। अगर ये करेंगे तो आपको आने वाले समय बहुत सुनहरा और बहुत अच्छा होगा। तो नीलम अग्रवाल जी को आपने सुना और आपको बता दूं कि फ़िलहाल भिवानी में हैं और रावदान सिंह के लिए तूफ़ानी दौरे रोज़ाना करती हैं। रोज़ रात को ही निकलती हैं और रात को ही शायद इंटर होती हैं। तो देखते हैं इनका जो मेहनत है इनकी वो कितना रंग ला पाती है। हालांकि विज़न इनका काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी टाइम से इनको पर्सनली जानता हूं। और आपको इस वीडियो के बारे आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।